का लेक्चर नंबर 5। आज से पहले 4 लेक्चर्स हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के ऊपर कर चुके हैं, जिनमें हमने क्लॉजेस को डिटेल में पढ़ा, फिर हमने फ्रेजेस को पढ़ा। अब आज की क्लास के अंदर हम फ्रेजेस को और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से और कौन कौन से रूल्स हैं और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली फ्रेजेस में नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और भी बाकी चीजें हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। शुरुआत हमारी क्लास की नाउन फ्रेज के साथ होगी। मैंने आप सभी को बताया था कि आखिरकार फ्रेज क्या होता है, हिंदी में हम इसे वाक्यांश बोलते हैं, राइट। अब जैसे कि क्लॉजेज में क्या होता था कि एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होती थी, राइट, और ये अपने आप में एक सेंटेंस भी कहला सकते हैं क्योंकि ये अपना कंप्लीट मीनिंग देते थे। सभी में ऐसा नहीं होता था, डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब उसमें भी होता है। सब्जेक्ट वर्ब यूनिट फ्रेजेस में मिसिंग होती, ठीक है, फ्रेजेस में वो चीज कहीं ना कहीं नहीं होती है और ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। सो फ्रेजेस का बेसिकली यही था कि दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है, वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, ये चीज उनके पास हुआ करती थी। और आइए और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। आपने जो फ्रेजेस वाली हमारी क्लास की लेक्चर नंबर 3 जो था उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब आज की क्लास में हम इसे और ज्यादा डिटेल में करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्लॉजेस को पूरा डिटेल में और जाना था, ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे सॉल्व किए थे हमने। अब बारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया नाउन फ्रेज की, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउन फ्रेज बेसिकली क्या होगा? वो फ्रेज जो किसी एक सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा होगा, वो फ्रेज जो किसी एक सेंटेंस में नाउन की जगह पर हो। फॉर एग्जाम्पल, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumped over the lazy dog. The quick brown fox jumped over the lazy dog. This noun phrase is the subject of the sentence. ये वाला noun phrase जो दिख रहा है ना, the quick brown fox, यहां तक का, ये यहां पर क्या है? एक noun phrase है। कैसे? इस सेंटेंस में अगर आप दूसरे वर्ड्स देखें, इन अदर वर्ड्स दिस सेंटेंस इज अबाउट द क्विक ब्राउन फॉक्स। ये जो पूरा सेंटेंस है ये किसके बारे में है? द क्विक ब्राउन फॉक्स के बारे में, है ना। बट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग फॉक्स, हमने केवल फॉक्स कहने की जगह क्या कहा? अगर हम केवल फॉक्स कहते तो फॉक्स क्या है? अपने आप में ही एक नाउन है। फॉक्स क्या है? अपने आप में ही एक नाउन है। लेकिन जब हमने कहा द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो हमने ये 3 चीज और ऐड कर दी, क्विक ब्राउन और दी। तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमने यहां पर आर्टिकल ऐड किया, या फिर हम डिटर्मिनर कह सकते हैं, यहां पर डिटर्मिनर ऐड किया। ये इसके कारण क्या बन गया? एक नाउन बन गया, क्योंकि और भी वर्ड्स जुड़े हुए हैं ना नाउन के साथ, और ये सब जुड़े हुए किससे? फॉक्स से जुड़े हुए, राइट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग फॉक्स, केवल फॉक्स कहने की जगह the rest of the noun phrase works to describe it. ये वाला जो पार्ट है ये क्या काम कर रहा है? इसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। सो ये जो है द क्विक ब्राउन, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये यहाँ पर फॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको कर रहा है बेटा? यहाँ पर ये यहाँ पर फॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। क्लियर है? ये बात समझ में आई यहाँ पर? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है। अगर हम और एग्जाम्पल देखें इसी तरीके से, आई थिंक देयर इज अ गुड पॉप सॉन्ग इन प्रीटी मच एनीथिंग। केशा पॉप सिंगर कह रहे हैं आई थिंक देयर इज, मुझे लगता है कि अ गुड पॉप सॉन्ग इन प्रीटी मच एवरीथिंग। केशा पॉप सिंगर, पॉप सिंगर कौन है? केशा। यहां पर अगर आप देखेंगे द 4 वर्ड्स अ गुड पॉप सॉन्ग, अ गुड पॉप सॉन्ग, ये क्या है? ये एक साथ काम कर रहे हैं एक नाउन फ्रेज की तरह। हम केवल कह सकते थे, क्या कह सकते थे? केवल सॉन्ग कह सकते थे कि आई थिंक देयर इज सॉन्ग इन प्रीटी मच एनीथिंग। लेकिन हमने क्या कहा? अ गुड पॉप सॉन्ग। तो ये अ गुड पॉप क्या काम कर रहा है?
यहां पर ये डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग द सॉन्ग, ये यहां पर सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉन्ग, केशा सीज अ गुड पॉप सॉन्ग इन एनीथिंग, राइट? सो द फ्रेज एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन देयर। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ये जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन, आई थिंक देयर इज अ गुड पॉप सॉन्ग, तो यहां पर क्या है, देयर इज क्या है, एक अच्छा पॉप सॉन्ग है। तो यहां पर इन्होंने यही बोला कि द फ्रेज एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट है ये यहां पर, टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन देयर, देयर का कॉम्प्लीमेंट है ये यहां पर। ये पूरा पार्ट अ गुड पॉप सॉन्ग, ये यहां पर देयर का कॉम्प्लीमेंट है। सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है इसलिए बिकॉज क्योंकि इट इज गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है ये यहां पर, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, सब्जेक्ट क्या बताया यहां पर, देयर इज, क्या है देयर इज, क्या चीज है, एक अच्छा पॉप सॉन्ग। तो सॉन्ग नाउन जो है उसको ये वाला पार्ट क्वालिफाई कर रहा है, तो ये पूरा पार्ट देयर इज को क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है, ये नाउन फ्रेज कहलाएगा यहां पर। और एग्जाम्पल देखते हैं, द एंड ऑफ द सीजन इज हार्ड फॉर सम एथलीट्स, कि जो सीजन का अंत होता है वो काफी कठिन होता है कुछ एथलीट्स के लिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे, द नाउन फ्रेज इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट इन दिस एग्जाम्पल, ये वाला पार्ट द एंड ऑफ द सीजन, ये पूरा पार्ट यहां पर एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर, राइट? इसमें कोई वर्ब दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। यहां पर 5 वर्ड्स इन द नाउन फ्रेज वर्क टुगेदर, यहां पर 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं इस नाउन फ्रेज में, ये एक साथ काम कर रहे हैं टू नेम अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताने के लिए? एक पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम कौन सा? अब यहां पर वो ये भी बोल सकते थे कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला द एंड ऑफ द सीजन, तो वो समय बताया कि सीजन का एंड जो होता है वो एथलीट्स के लिए काफी हार्ड होता है। ठीक है, सो दैट इज हार्ड फॉर एथलीट्स, वो क्या होता है एथलीट्स के लिए हार्ड होता है, इसीलिए द एंड ऑफ द सीजन यहां पर क्या काम कर रहा है, एक नाउन फ्रेज का काम। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में यहां बताएगा, इसके बारे में बताएगा यहां पर, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखें हम इस तरीके से, आइए अब यहां पर बताया गया, अभी तक तो हमने देखा, ठीक है, कि नाउन फ्रेज आखिरकार क्या होता है, रिवाइज हो गया होगा आपको। कुछ टाइप्स भी होते हैं नाउन फ्रेज के, जैसे हमने जब फ्रेजेस पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि अच्छा नाउन फ्रेज ये होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज ये होता है, ये वाला फ्रेज, ये वाला फ्रेज, ऐसे तरीके से हमने पूरा उसको पढ़ लिया था। लेकिन अभी हम इसके थोड़े से टाइप्स पढ़ते हैं नाउन फ्रेज। कैसे? नाउन फ्रेज एक सब्जेक्ट की तरह कब काम करता है, नाउन फ्रेज एक सब्जेक्ट की तरह कब काम करता है, नाउन फ्रेज एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कब काम करता है, नाउन फ्रेज एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम भी कर सकता है, नाउन फ्रेज एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम भी कर सकता है। तो हम आज ये 4 टाइप्स यहां पर नाउन फ्रेज के देखने वाले। कैसे? यहां पर इन्होंने बोला कि नाउन फ्रेज जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। कैसे करता है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि आपको सही क्लॉज या सही फ्रेज आइडेंटिफाई करना है, तब आपको याद रहना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये तो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, बहुत सी बार आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन फ्रेज है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एंड देन दे विल गिव यू सम ऑप्शंस लाइक as a subject, as a complement, as indirect object or as direct object. ठीक है, तो समझना, a subject is a noun that the sentence is about. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक नाउन होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, राइट? एग्जाम्पल से समझे, वेरी फ्यू जाइंट पांडास रिमेन इन द वाइल्ड। अब यहाँ पे बोले वेरी फ्यू जाइंट पांडास, यहाँ पर हमें पांडास के बारे में बात बताई गई। ये यहाँ पर एक नाउन है, ये कुछ और वर्ड्स क्या कर रहे हैं, इस नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इस नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि कुछ और वर्ड्स भी हमारे नाउन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज बन जाएगा। ये नाउन
यहां पर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये पूछ रहे रिमेन इन द वाइल्ड। वेरी फ्यू जाइंट पैंडास रिमेन इन द वाइल्ड। वो कहां रहते हैं? वाइल्ड में रहते हैं। सो कौन वाइल्ड में रहते हैं? पैंडास। वेरी फ्यू जाइंट पैंडास। सो दिस सेंटेंस इज क्लियरली अबाउट द स्मॉल नंबर ऑफ वाइल्ड पैंडास। ठीक है, वो जो स्मॉल नंबर है वाइल्ड पैंडास का, उनके बारे में बताया गया है। एंड वेरी फ्यू जाइंट पैंडास इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसीलिए ये वाला पार्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ये सब चीजें नीचे इसलिए लिखी गई हैं सो दैट आपको जो पीडीएफ मिलेगा हमारी स्लाइड्स का, उन पीडीएफ में आप जब रिवाइज करो इन सब चीजों को तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। बहुत सी बार होता है एग्जाम से पहले हम कई चीजें जो होती हैं उनको क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। तो जब भी हमें चीजें रिवाइज करनी है एट दैट टाइम मेक श्योर कि आप क्लास की जो मेरी स्लाइड्स होती हैं, स्पेशली मेरी क्लास की स्लाइड्स में आपको हर एक चीज स्लाइड के अंदर लिखी मिलेगी, जिससे आप अगर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा लेक्चर बढ़िया तरीके से रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें नाउन फ्रेज को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह, कैसे? कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट एक नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इट ऑलवेज फॉलोज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। हमेशा इसके साथ क्या होगा? इसके बाद कोई एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होगी, जैसे इज, एम, आर, विल बी, वॉज, वर होगा। ठीक है, ये बीइंग वर्ब यहां पर जरूर होगी। एग्जाम्पल, अ सेलर्स बेस्ट फ्रेंड इज अ वाइड ओपन सी। एक जो सेलर होता है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? एक बड़ा फैला हुआ समुद्र। अब यहां पर जो नाउन फ्रेज है वो है अ वाइड ओपन सी। यहां पर क्या है? नाउन फ्रेज एक अ वाइड ओपन सी नाउन फ्रेज। क्यों है यहां पर ये? क्योंकि ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट सेलर्स बेस्ट फ्रेंड दी सी। सेलर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? सी यहां पर सेलर का बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए ये यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। किसका कॉम्प्लीमेंट है ये? नाउन का, नाउन फ्रेज का। कि कौन से नाउन फ्रेज का? बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर अगर हम देखें, बेस्ट फ्रेंड जो है वो एक नाउन फ्रेज है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे अ वाइड ओपन सी भी एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज हमें इस नाउन फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है? बेस्ट फ्रेंड की, कि आखिरकार बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो देखा यहां पर हमने क्या कहा? इज आया है। तो यही बोला गया था कि कॉम्प्लीमेंट रीस्टेट्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। या तो वो रीस्टेट करेगा, बताएगा वापस से उसके बारे में ही, या हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा नाउन की। यहां पर नाउन क्या था? नाउन फ्रेज है बेस्ट फ्रेंड। इसकी इंफॉर्मेशन अ वाइड ओपन सी दे रहा है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा यहां। और इज यहां पर आया हुआ है, ध्यान रख। ठीक है, अब अगर हमें देखना है तो नाउन फ्रेज एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कब काम करता है? किसकी तरह? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। जो क्या रिसीव करता है? कोई भी एक्शन जो कर रहा है वर्ब, वो रिसीव करता है। बाकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग भी होता है। इस तरीके से भी हम उसको पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडमा कुक्ड अ मील फॉर 10 पीपल। मेरी ग्रैंडमा जो है उन्होंने पकाया क्या? एक मील 10 लोगों के लिए। ठीक है, इवन दो देयर वर ओनली 4 ऑफ अस। हालांकि हम थे केवल 4 ही, लेकिन मेरी ग्रैंडमा ने क्या किया? 10 लोगों के लिए खाना पकाया। तो यहां पर देखो, द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज कुक्ड। वर्ब क्या है हमारा यहां पर? कुक्ड है। वर्ब क्या है हमारा? कुक्ड है। एंड ऑब्जेक्ट इज बीइंग कुक्ड इज अ मील। और क्या पकाया जा रहा है? एक मील पकाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। द रेस्ट ऑफ द फ्रेज, बचा हुआ जो फ्रेज है फॉर 10 पीपल, फ्रेज वैसे ये पूरा ही है, अ मील फॉर 10 पीपल, एक खाना जो 10 लोगों के लिए बना। तो यहां पर ये वाला जो फ्रेज है फॉर 10 पीपल क्रिएट्स अ नाउन फ्रेज दैट एक्ट एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा नाउन फ्रेज बनाता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर नॉन लिविंग है ये, राइट? सो ग्रैंडमा कुक्ड, ग्रैंडमा ने बनाया। वर्ब का एक्शन क्या है? क्या बनाया ग्रैंडमा ने?
ग्रैंडमा ने खाना बनाया 10 लोगों के लिए, ग्रैंडमा ने खाना बनाया 10 लोगों के लिए, तो ये यहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। यहां पर ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। यहां पर खाना जो पकाया गया, खाना, वो क्या है? नॉन लिविंग है, राइट? वो लिविंग तो नहीं है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। यस, नाउन फ्रेज एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है। अगर मान लो यहां पर बोला होता ग्रैंडमा कुक्ड अ मील फॉर 10 पीपल, यहां पर ये बोला कि ग्रैंडमा ने क्या बनाया? खाना बनाया, किसके लिए? 10 लोगों के लिए। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो भी क्या होगा? एक्शन रिसीव करेगा, मतलब कि एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल, ट्रूडी गेव हर हंग्री क्राइंग बेबी अ बॉटल। क्या बोला? ट्रूडी गेव, ट्रूडी ने दिया, क्या दिया? हर हंग्री क्राई बेबी, उसका जो भूखा क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा था, उसको उसने एक बॉटल दी। तो यहां पे समझना, द नाउन फ्रेज आंसर्स द क्वेश्चन हु डिड ट्रूडी गिव द बॉटल टू। यहां पर जो हमारा नाउन फ्रेज है वो किसका आंसर दे रहा है? किसका आंसर दे रहा है? वो यहां पर आंसर दे रहा है कि आखिरकार ट्रूडी ने जो बॉटल थी वो किसको दी? उसके भूखे रोते हुए बच्चे को। तो अगेन एक चीज समझ गए यहां पर कि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है। तो इसीलिए ये यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और यहां पर ट्रूडी गेव, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ बॉटल। ट्रूडी ने दिया, क्या दिया? वर्ब का एक्शन। तो रिसीव कौन कर रहा है? बॉटल। लेकिन एक बॉटल ट्रूडी ने जो दी वो किसको दी? क्राइंग बेबी को। तो ये लिविंग भी है, तो ये यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज कैसे है? हर हंग्री क्राइंग बेबी। तो बेबी एक नाउन है, उसके बारे में ये और इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, उसका भूखा रोता हुआ बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो अ बॉटल यहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज रिसीविंग द एक्शन गेव। गेव जो हमारा यहां पर एक्शन है, जो वर्ब है, वो रिसीव कर रहा है ना, अ बॉटल रिसीव कर रहा है ना उसको। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ट्रूडी ने बॉटल किसको दी? एक भूखे रोते हुए बच्चे को। तो यही चीज हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, ये वाली चीज हमें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज की। प्रेपोजिशनल फ्रेज काफी आसान होते हैं, बहुत इजीली हम इन्हें फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेपोजिशंस कौन से होते हैं, जैसे ऑन, इन, एट, ऑफ, अंडर, बीनीथ, अबव, ओवर। ठीक है, तो इनटू, ये सब क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशंस होते हैं। तो अब हमें देखना है प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, द फर्स्ट डे इज पार्ट ऑफ द मंथ। अब यहां पर द फर्स्ट डे जो है वो किसका पार्ट है? ऑफ द मंथ का पार्ट। पहला दिन किसका पार्ट है? ऑफ द मंथ का पार्ट है। तो यहां पर ये ऑफ से शुरू हो रहा है, ऑफ से शुरू हो रहा है, सो ऑफ द मंथ यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक माई कॉफी विद, अब ये माई कॉफी का पार्ट है, मिल्क एंड शुगर। विद मिल्क एंड शुगर किसका पार्ट है? माई कॉफी का पार्ट है। तो यहां पर विद क्या हो गया? एक प्रेपोजिशन हो गया। ऑफ क्या हो गया? एक प्रेपोजिशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ? देखो, yesterday we met in the auditorium, right? अब बोला कल हम मिले, कहां मिले? met का पार्ट अगर आप देखो, where we met, in the auditorium। so in यहां पर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। राइट, सो इनके साथ और भी चीज ऐड की हुई है, इसीलिए एक फ्रेज बन गया। लास्ट वाला देखिए, शी लाइक्स ऑल कलर्स एक्सेप्ट फॉर येलो। उसे सारे कलर्स पसंद है, किसके अलावा? येलो के अलावा। कलर्स का पार्ट, ऑल कलर्स, सारे कलर्स पसंद है, लेकिन केवल कौन सा पसंद नहीं है? येलो का कलर पसंद है। सो ऑल कलर डज नॉट इंक्लूड येलो। ऑल कलर्स में कौन सा रंग नहीं? येलो रंग नहीं। तो यहाँ पर ये ऑल कलर का ही तो पार्ट है, एक्सेप्ट फॉर येलो। सो एक्सेप्ट यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, और ये पूरा पार्ट एक्सेप्ट फॉर येलो यहां पर क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है।
ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इस तरीके के होते हैं, पढ़ा था जैसे अभी हमने नाउन फ्रेज पढ़े। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। आखिरकार वो क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें और आसानी से पहचान सकते हैं, समझो। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है सभी तरीके की जानकारी देने के लिए, अबाउट अ नाउन, या तो एक नाउन की, एक प्रोनाउन की, या फिर एक वर्ब। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं सभी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए, चाहे वो नाउन की हो, चाहे वो प्रोनाउन की हो, चाहे वो वर्ब की हो, राइट। बट मोस्ट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। लेकिन अक्सर या ज्यादातर हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो नीचे अभी जो कैटेगरीज दी हुई हैं उनके अंदर आते हैं। कैसे? सबसे पहले दिया हुआ है हु। समझना, सम प्रेपोजिशनल फ्रेज टेल अस हु डिड समथिंग और हु रिसीव्ड समथिंग। कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमें क्या बताएंगे कि आखिरकार जो काम किया वो किसने किया, हु डिड समथिंग, या फिर जो भी काम हुआ उसका असर किसके ऊपर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मिच वॉज स्कैर्ड बाय द डॉग। अब हु डिड इट, स्कैर किसने किया, मिच वॉज स्कैर्ड, मिच स्कैर्ड था, किससे, किसने डराया मिच को, बाय द डॉग। हु डिड इट, द डॉग डिड इट। Who did it? The dog did it. So that's why by the dog एक prepositional phrase कहलाएगा। by the dog एक prepositional phrase कहलाएगा। Mom gave the present to my sister. Mom gave the present to my sister. यहां पर अगर हम देखें, मम्मी ने जो प्रेजेंट दिया वो किसको दिया, रिसीव कहां हुआ एक्ट। मॉम ने क्या दिया, प्रेजेंट दिया। प्रेजेंट क्या हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, टू माई सिस्टर। टू माई सिस्टर यहां पर क्या हो गया, सिस्टर यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिस्टर यहां पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। So mom gave the present, मॉम ने दिया तोहफा टू माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को। सो यहां पर रिसीव किसने किया एक्शन, रिसीव किसने किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू माई सिस्टर, राइट। यहां पर माई सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। टू प्रेपोजिशन है उससे बन गया, बाय प्रेपोजिशन है उससे बन गया, राइट। अब होएगा विद। विद का यूज कब करते हैं हम प्रेपोजिशन में, विद का यूज हम प्रेपोजिशंस मतलब विद प्रेपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें बताना हो कि हमने कोई भी काम किस चीज की मदद से। विद का यूज कैसे होता है किसी भी सेंटेंस में विद प्रेपोजिशन का, जब हमें ये बताना हो कि कोई भी काम किस चीज की मदद से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेगन वॉश्ड हर कार विद अ होज। क्या इस्तेमाल किया गया गाड़ी धोने के लिए, एक होज का इस्तेमाल किया गया। सो विद अ होज यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। समंथा बॉट द टिकट्स विद हर फोन। समंथा बॉट द टिकट्स विद हर फोन। वो टिकट्स लेकर आई किसके साथ, टिकट्स जो लेकर आई वो आखिरकार वो किस चीज के साथ लेकर आई, विद हर फोन, अपने फोन के साथ। तो व्हाट वाज यूज, किस चीज का इस्तेमाल किया गया, फोन का इस्तेमाल टिकट्स लाने के लिए। सो व्हाट वाज यूज्ड, क्या इस्तेमाल हुआ, पहले वाले में होज का इस्तेमाल हुआ, दूसरे वाले में फोन का इस्तेमाल हुआ। थर्ड, व्हेन समवन डज समथिंग विद अनदर पर्सन, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज समटाइम्स यूज्ड। जब समवन कोई भी डज समथिंग कुछ भी करता है विद अनदर पर्सन दूसरे इंसान के साथ, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज समटाइम्स यूज्ड। बहुत सी बार प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज किया जाता है, जैसे द बेकर प्रिपेयर्ड द डेजर्ट विद हर असिस्टेंट। अब उसने डेजर्ट बनाने का काम किसी और एक बंदे के साथ, है ना। समवन डज समथिंग विद अनदर पर्सन। आई एम गोइंग विद राम, मैं जा रही हूं किसके साथ, राम के साथ। तो जाने की चीज जो हो रही है वो मेरी किसके साथ हो रही है, राम के साथ हो रही है। इसीलिए वहां पर भी हम क्या कहेंगे, विद हर असिस्टेंट। ये भी किसके साथ, विद whom,
भी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो कहलाता है। तो ये सवाल आप कर सकते हो, व्हाट वाज यूज्ड विद whom, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। विद का यूज कर रखा है तो भी आप समझ जाएंगे कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये अलग अलग बेटा तरीके होते हैं ये फाइंड आउट करने के कि आखिरकार प्रेपोजिशनल फ्रेज है या नहीं, या फ्रेज है या नहीं, कहां है, कैसे। व्हेन, कब, ठीक है, जैसे आफ्टर, एट, इनका यूज हम करते हैं ना, इन। तो व्हेन मतलब वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हेन एन इवेंट हैपेंस इज विद अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये एक तरीका होता है वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, क्या एक्सप्रेस करने का, व्हेन एन इवेंट हैपेंस इज विद अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, माई मैच विल स्टार्ट आफ्टर द लंच ब्रेक। अब एक तरीका ये एक्सप्रेस करने का कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है वो कब हो रहा है। व्हेन मतलब क्या होता है, कब हो रहा है। कोई भी जो भी इवेंट हो रहा है आखिरकार वो कब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माई मैच विल स्टार्ट, कब शुरू होगा मैच, आफ्टर द लंच ब्रेक, लंच ब्रेक के बाद। द प्ले विल बिगिन एट एग्जैक्टली 6 o'clock, जो प्ले है वो शुरू होगा कब, एग्जैक्टली 6 बजे। कब शुरू होगा, एग्जैक्टली 6 बजे, एट एग्जैक्टली 6 o'clock। वी कैन डिस्कस इट, हम ये डिस्कस कर सकते हैं कब, इन सभी फ्रेजेस से, आफ्टर द लंच ब्रेक, एट एग्जैक्टली 6 o'clock, इन द मॉर्निंग। ये तीनों ही हमें क्या बता रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है, जैसे मैच कब शुरू होगा, खेलेंगे कब, या फिर हम डिस्कस कब करेंगे, तो हमें इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से पता चल रहा है कि काम कब होगा। when, राइट, हमें इनकी मदद से यहां पर ये पता चल रहा है। However, not every expression of time is a prepositional, ध्यान रखें। हालांकि हर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि टाइम के बारे में बताता, हर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि टाइम के बारे में बताता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो। मतलब कि however, not every expression, हर एक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है प्रेपोजिशनल फ्रेज ही हो। जैसे कभी कभी हम एडवर्ब्स का यूज भी कर लेते हैं किसी चीज के बारे में बताने के लिए कि कोई चीज कब हुई। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी स्टडिंग कंपाउंड एडजेक्टिव्स टुमारो। तो यहाँ पर टुमारो जो है वो एक एडवर्ब है, ना कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो है ही नहीं है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यही बोल रहा है कि हमेशा इवेंट बताने के लिए जरूरी नहीं है प्रेपोजिशनल फ्रेज का ही यूज हो या प्रेपोजिशन का ही हो। बहुत सी बार कोई भी घटना कब हो रही है उसके लिए हम एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस का भी यूज करते हैं। डैड बॉट द मिल्क येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह लेकर आए। डैड बॉट द मिल्क येस्टरडे मॉर्निंग। अब इसमें कोई प्रेपोजिशन है, इसमें कोई प्रेपोजिशन है, नहीं है, इसमें कोई प्रेपोजिशन है, नहीं है। दीज आर दी एडवर्ब्स। ये क्या है, ये यहां पर एडवर्ब्स है, प्रेपोजिशंस नहीं, राइट। अब बात करते हैं वेयर, कहां। जब हम स्पेसिफाई करें एग्जैक्टली वेयर समथिंग, इसकी कोई भी चीज एग्जैक्टली कहां है। फॉर एग्जाम्पल, इन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिसाइड, अलोंग। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, इन प्रेपोजिशंस की मदद से हम ये बता रहे हैं कि आखिरकार कोई भी चीज जो है वो कहां है। फॉर एग्जाम्पल, द शुगर इज, चीनी कहां है, इन द टॉप लेफ्ट कबर्ड। टॉप लेफ्ट कबर्ड, सबसे ऊपर वाली कबर्ड, लेफ्ट साइड वाली। यू विल गेट योर रिसीट एट द रजिस्टर। तुम्हें क्या मिल जाएगी, तुम्हारी रिसीट मिल जाएगी कहां पर, एट द रजिस्टर, रजिस्टर में, रजिस्टर पे। द स्पेयर की इज हिडन, जो स्पेयर की है, जो एक एक्स्ट्रा चाबी है, इज हिडन, वो छुपी हुई है अंडर द डोरमैट, डोरमैट के नीचे। ये वाले जो सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं यहाँ पर, इन द टॉप लेफ्ट कबर्ड, एट द रजिस्टर, अंडर द डोरमैट, all of these underlined prepositional phrases in these three sentences are telling us about the exact हम कह सकते हैं जगह, exact place, कोई भी चीज कहाँ है उस, right, कि what is the exact place where something is. So over here we can say sugar is in the top left cupboard. आपको रिसीट कहाँ मिलेगी, at the register. स्पेयर की कहाँ छुपी हुई है, under the doormat, right. Additionally, action verbs often use prepositional phrases to indicate precise directions. बहुत सी बार हम उसी में additionally और चीजें बता रहे हैं कि जो action verbs होती हैं अक्सर यूज करती हैं prepositional phrases को क्या बताने के लिए, precise directions देने के लिए। जैसे Mary decided to go to the market. Mary ने क्या डिसाइड किया, कहाँ जाने का, मार्केट जाने का।
डायरेक्शन बताया हमने, द लाइट्स टर्न ऑन व्हेन यू वॉक इनटू द रूम, लाइट जल जाती है जब तुम कमरे के अंदर जाते हो, तो जब तुम स्टेप इन करोगे कमरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और बताई थी, इन और इनटू में आपको मैं यही डिफरेंस बता देती हूँ। वी से आई एम इन द रूम, इफ आई एम स्टेइंग, अगर मैं कह रही हूं कि मैं कमरे के अंदर हूं तो आई विल से इन, लेकिन अगर मैं कमरे के अंदर जा रही हूं, आई एम मूविंग, राइट, आई वॉज गोइंग इन टू द रूम, मैं जा रहा था कमरे के अंदर, इन टू मतलब मैं मोशन में, ठीक है। टू विन द रेस रनर्स हैव टू जंप ओवर द हर्डल, अब रेस जीतने के लिए रनर्स को क्या करना पड़ेगा, हर्डल्स के ऊपर से कूदना पड़ेगा। रनर्स को क्या करना पड़ेगा, ऊपर से कूदना पड़ेगा, क्या करने के लिए, रेस जीतने के लिए, राइट। तो इनकी मदद से आपने देखा कि हमें प्रिसाइज डायरेक्शंस इंडिकेट कर रहे थे ये वाले फ्रेजेस, कि भाई वो कमरे के अंदर, वो मार्केट में, वो ओवर दी हर्डल, हर्डल के ऊपर से, ये प्रिसाइज डायरेक्शन थी, किस तरफ जाना पड़ेगा उनको, राइट। नेक्स्ट इज वाई, क्या है अगला, वाई। तो देखो, रीजंस फॉर एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड विद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। कैसे, आई वेंट टू द सुपरमार्केट फॉर मिल्क एंड सेरियल, वो कह रहा है मैं सुपरमार्केट गया, रीजन दे रहा है किस चीज के लिए, जो भी मैंने एक्टिविटी की, तो वही दे रहे रीजंस फॉर एक्टिविटीज। किसी भी एक्टिविटी का कोई भी अगर हम कारण दे रहे हैं, वो भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। यहां पर एक्टिविटी क्या हो रही है, सुपरमार्केट गया, वो क्या करने गया, सुपरमार्केट क्या करने गया, दूध और सेरियल खरीदने। स्टीवन स्टडीड ऑल नाइट फॉर द बिग टेस्ट, स्टीवन स्टडीड ऑल नाइट फॉर द बिग टेस्ट। अब स्टीवन ने सारी रात पढ़ाई क्यों, वाई डिड स्टीवन स्टडीड ऑल नाइट, स्टीवन ने सारी रात पढ़ाई क्यों की, फॉर द बिग टेस्ट, क्योंकि एक बड़ा टेस्ट उसका होने वाला था। एग्जैक्टली उसने पढ़ा क्यों, रीजन क्या है उसकी एक्टिविटी का, उसके पढ़ने का रीजन क्या है, पूरी रात पढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा टेस्ट देना था। वाई आ गया ना यहां पर। अब हम देखते हैं जेरेंड फ्रेज के बारे में, काफी आसान होता है। जेरेंड आखिरकार क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जब ये किसकी तरह एक्ट करे, यहां पर ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, द रनिंग ऑफ प्रेसिडेंट इज अ सीरियस एम्बिशन, तो दिस जेरेंड फ्रेज इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो जब कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या करे, एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, तो वो क्या कहलाता है, एक जेरेंड कहलाता है। दिस जेरेंड फ्रेज यहां पर रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए रन करना इज अ सीरियस एम्बिशन, ये एक बहुत सीरियस लक्ष्य है। तो यहां पर ये जो जेरेंड फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, इट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, ये पूरा सेंटेंस इसके बारे में ही तो है, रनिंग फॉर प्रेसिडेंट इसके बारे में ही है ना। ईटिंग स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे कैन हेल्प यू अवॉइड हंगर पेन्स, ईटिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें सारा दिन अगर आप खाते रहोगे, थ्रू आउट द डे पूरे दिन में, कैन हेल्प यू अवॉइड हंगर पेन्स, आप क्या अवॉइड कर सकते हो, हंगर पेन्स जो है वो अवॉइड कर सकते हो, राइट। सो दिस जेरेंड फ्रेज ईटिंग स्मॉल मील्स, ईटिंग क्या है, ये एक जेरेंड है। वैसे ही पिछले वाले सेंटेंस में रनिंग क्या था, एक जेरेंड। कैसे बनाइए जेरेंड, रन प्लस आईएनजी, ईट प्लस आईएनजी मिला, लेकिन ईटिंग क्या, स्मॉल मील्स, छोटी मील्स खाना, ठीक है। अ सीरियस डेंजर टू मोटरिस्ट इज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, जो मोटरिस्ट होते हैं, जो भी गाड़ी वाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनके लिए भयंकर खतरा क्या होता है कि वो जब इन्फ्लुएंस में आके किसी की ड्राइव करते हैं। यहां पर जो जेरेंड फ्रेज है वो एक कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डेंजर, अ सीरियस डेंजर, ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। क्या है एक सीरियस डेंजर, किसी की इन्फ्लुएंस के अंडर आकर ड्राइव करना, तो इट रीस्टेट्स व्हाट द सब्जेक्ट इज, ये वापस से हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या काम करता है, या तो ये रीस्टेट करता है या ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। यहां पर ये रीस्टेट कर रहा है डेंजर को, डेंजर के बारे में ही ये यहां पर वापस बता रहा है। अ सीरियस डेंजर इज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस एंड एड्स इंफॉर्मेशन और
इंफॉर्मेशन भी ऐड करा, इसीलिए यहाँ पर ये एक क्या करवाएगा, ये क्या है, ड्राइविंग। वर्ब थोड़ी है यहाँ पर, ये ड्राइविंग जेरंड है। ड्राइविंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, ड्राइविंग यहाँ पर क्या है, एक जेरंड है, राइट। अब जेरंड फ्रेज एक सब्जेक्ट की तरह कब काम, ईटिंग आफ्टर मिडनाइट इज अ बैड हैबिट, आधी रात के बाद खाना खाना एक बुरी आदत। अगेन क्या है एक बुरी आदत, आधी रात के बाद खाना खाना, दिस थिंग। तो दिस इज दी सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर ईटिंग एक जेरंड है। है ना। इन दिस एग्जाम्पल द सेंटेंस इज अबाउट ईटिंग आफ्टर मिडनाइट। सेंटेंस पूरा किसके बारे में, मिडनाइट के बाद खाना खाने के बारे में। एंड सो दिस जेरंड फ्रेज एक्ट्स एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसीलिए ये एक सब्जेक्ट की तरह, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। राइडिंग माई बाइक अराउंड टाउन इज माई फेवरेट हॉबी। अगेन यहां पर देखोगे तो राइडिंग क्या है, एक जेरंड है, क्योंकि यहां पर ये कोई राइडिंग वो बता रहा है कि चलाना बाइक नगर के चारों तरफ, वो मेरा बड़ा फेवरेट हॉबी है। तो वो यही कह रहा है, दिस सेंटेंस इज अबाउट राइडिंग माई बाइक अराउंड टाउन। ये सब्जेक्ट किसके बारे में, राइडिंग, बाइक राइड करने के बारे में टाउन के अराउंड, विच मेक्स द जेरंड फ्रेज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये इस जेरंड फ्रेज को क्या बना देता है, ये पूरा क्या है, राइडिंग माई बाइक अराउंड टाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती राइडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, सो राइडिंग ऑब्वियसली एक जेरंड है, तो ये क्या कहलाता, एक सब्जेक्ट कहलाता। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा जेरंड फ्रेज है, ठीक है। जेरंड फ्रेज बहुत सी बार आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह भी दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट्स आर वर्ड्स दैट रिसीव अनदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं दूसरा पार्ट, ठीक है, किसी एक सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल जेरंड फ्रेज कैन बी वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। और कैसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जेरंड फ्रेज दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है, इनडायरेक्ट नहीं। या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिसीव्स प्रेपोजिशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन आएगा तो वो क्या कहलाता है, नाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहां पे समझो, कोब्स टीममेट ट्राइड सेटिंग अ पिक फॉर हिम। अब इन दिस सेंटेंस सेटिंग अ पिक फॉर हिम is the direct object of the verb tried. Tried जो हमारा verb है यहां पर, setting a pic for him क्या है इस सेंटेंस के अंदर, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, राइट। तो इट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब ट्राइड, तो ये यहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता, ठीक है। जैनिस गॉट, सेटिंग में आ गया ना, सेटिंग अ पिक फॉर हिम, ये जेरंड हो गया ना। जेरंड फ्रेज दो टाइप से काम कर सकता है, एक तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैनिस गॉट अ टिकट फॉर रनिंग अ रेड लाइट। जैनी को एक टिकट मिली किसके लिए, फॉर रनिंग अ रेड लाइट, मतलब वो रेड लाइट क्रॉस कर रही थी, मतलब उसका चालान हो गया। तो यहाँ पर जो जेरंड फ्रेज है रनिंग अ रेड लाइट, ये ऑब्जेक्ट किस प्रेपोजिशन का है, फॉर प्रेपोजिशन का। फॉर क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन है रनिंग अ रेड लाइट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाए। और ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज और जेरंड फ्रेज के बारे में पढ़ा। अगली और भी क्लासेस आएंगे उनके बारे, उसके बाद हम और जो हमारे बचे हुए प्रेपोजिशंस हैं, बचे हुए जो फ्रेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्विज आ गया है, क्विज का सवाल का जवाब दीजिएगा। द क्वार्टरबैक ड्रॉप्ड द फुटबॉल आफ्टर ही गॉट सैक्ड। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, प्रेपोजिशनल क्लॉज, फ्रेज या फिर नन। Next question. Even though it rained during our vacation, we still had a good time. क्या कहलाएगा यहां पर ये, जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही क्विज में पहले क्विज का जो जवाब होगा वो क्या होगा कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। द क्वार्टरबैक ड्रॉप द फुटबॉल. In the next part, we can see, even though it rained during our vacation, we still had a good time. Again, an independent clause. Yeah? So, आज हमने phrases